हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमें ना आज एक्चुअल में जो देखना है, लास्ट लेक्चर था जो हमारा इंडियन पॉलिटी का। तो आपको याद होगा कि हम उसमें से 1 to 4 इंडिया एंड इट्स टेरिटरी पढ़े थे, है ना। तो हमने 1 to 4 जितना भी आर्टिकल था कंप्लीट कर लिया था। अब हमें सिटीजनशिप, नागरिकता पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कानूनी आधार पर व्यक्तियों की कुछ वर्ग बनाए गए हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में होगा। तो कानूनी आधार पर अगर बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम पहले की बात करें कि नागरिक कौन होगा, नागरिक, ठीक है। तो पहले नागरिक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमें नागरिकता पढ़ना है ना। तो पहले नागरिक कौन होगा, किसे नागरिक माना जाएगा, अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं ना, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम क्यों भारत के नागरिक माने जाएंगे, उसके लिए बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या हैं, तो उसे देखेंगे। तो जैसे कि भारत के पूर्ण सदस्य नागरिक के लिए, तो भारत कोई भी व्यक्ति, तो भारत का पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति निष्ठा, तो मतलब ये पूर्ण सदस्य हो, पूर्ण सदस्य, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ ये राज्य तथा संविधान के प्रति, राज्य तथा संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा, के प्रति निष्ठा। इसके साथ साथ मूलभूत अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार इंजॉय करता हो। राजनीतिक अधिकार, अभी मैं बताऊंगा कि राजनीतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, देखिए राजनीतिक अधिकार जैसे कि वोट डालना, चुनाव लड़ना, ठीक है। तो ये तो आपके सभी क्या हो गए, राजनीतिक अधिकार हो गए। नागरिक अधिकार, जैसे नागरिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल पॉलिसी फॉर्मेशन में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप में पॉलिसी फॉर्मेशन के साथ साथ जैसे कि बहुत सारे और भी जो सिविलियन राइट्स होते हैं, तो ये सभी राइट्स को वो एंजॉय करता हो, भारत का पूर्ण सदस्य हो। ऐसा देखिए, मैं एक नागरिक की जो डिफिनीशन को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। तो जैसे कि पूर्ण सदस्य हो, तो अगर भारत के नागरिक की बात करें तो भारत का पूर्ण सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी जियोग्राफिकली एक जो जैसे कि नेशनलिज्म के प्रति, जो राष्ट्रवाद के प्रति उसकी निष्ठा हो, राज्य के प्रति उसकी निष्ठा हो, संविधान के प्रति उसकी निष्ठा हो, आदर हो, सम्मान हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उस देश का नागरिक माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हुई क्या है, नागरिक की परिभाषा। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए नागरिकता पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में, इसी वजह से मैं पहले एक भूमिका बना रहा हूं। ये एक भूमिका है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अन्य देशी व्यक्ति, नागरिक को सिटीजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अन्य देशी व्यक्ति यानी एलियन। आपको देखिए पॉलिटी में कभी एलियन शब्द मिले तो एलियन यानी विदेशी से है, एलियन मतलब विदेशी से है, तो एलियन या फॉरेनर, एलियन या फॉरेनर या विदेशी, ठीक है, या अन्य देशी व्यक्ति। ये कौन व्यक्ति होते हैं, एलियन कौन होते हैं। देखिए, आप उस साइंस के एलियन की अगर बात करें तो दूसरे गोला से आया हुआ व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। विदेशी व्यक्ति को पॉलिटी में एलियन कहा जाता है, विदेशी व्यक्ति फॉरेनर कहा जाता है। तो इनमें से अगर बात करें, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो कि भारत के नागरिकों को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वही आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्र वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है वो प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ ये शत्रु या मित्र ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे शत्रु देशी और मित्र देशी भी हो सकते हैं। लेकिन जो एलियंस होते हैं, तो जैसे विदेशी मतलब कि कोई दूसरे राज्य की नागरिकता को एंजॉय करता हो, होल्ड करता हो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो उसको भारत में सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। वहीं नागरिक को मैंने क्या बताया कि उसको राजनीतिक और राजनीतिक के साथ साथ नागरिक सभी अधिकार मिलेंगे। राजनीतिक अधिकारों में जैसे कि चुनाव लड़ना और वोट करना। लेकिन वही एलियंस को देखिए, एलियंस को राइट्स ऐसा नहीं है जो एक मौलिक अधिकार की, मैं उस फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा, जैसे कि जीवन
जीवन जीने के अधिकार एक मानव अधिकार होते हैं। ठीक है, तो मानव अधिकार तो एज अ मानव होने के नाते सभी को प्राप्त है कि हम क्या है, मानव हैं, तो मानव होने के नाते सभी को प्राप्त है। लेकिन जो राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण से मैंने एलियन के बारे में बताया, तो आप यहां समझिएगा कि आर्टिकल 21 तो जीवन का अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार। तो जो जीवन का अधिकार है ये आपको सभी को प्राप्त होगा, ये देशी और विदेशी सभी को प्राप्त होगा। लेकिन वही आर्टिकल 19, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से अधिकार किसे किसे मिलेंगे, लेकिन बस अभी यहां जान लीजिए। तो जो आर्टिकल 19 यानी वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, ये एलियंस अर्थात विदेशी या अन्य देशी जो व्यक्ति है उसको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि विदेशी कौन होगा, विदेशी वो व्यक्ति होगा जो भारत के अलावा किसी दूसरे देश की क्या है, वो नागरिकता को होल्ड करता हो, उसको एंजॉय करता हो, और उसको भारत में राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको मानव अधिकार जो भी हैं वो हर जगह एज अ मानव होने के नाते उसे प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला होगा राज्य विहीन व्यक्ति यानी स्टेटलेस पर्सन। अब ये स्टेटलेस पर्सन क्या होता है, जरा इसके बारे में देखिए। एक कैटेगरी है, मैंने बताया कानूनी अधिकार, कानूनी आधार पर जो व्यक्तियों के कुछ वर्ग हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो सम क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द लीगल राइट्स। ठीक है, जो कानूनी अधिकार हैं उनके आधार पे अगर हम बात करें तो कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो जैसे कि हमने देखा पहले में नागरिक, दूसरे में एलियंस देखा। वही अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या है, स्टेटलेस पर्सन। अब स्टेटलेस पर्सन कौन होगा, जरा स्टेटलेस पर्सन के बारे में जरा हम एक बार नजर डालेंगे। स्टेटलेस, इसे राज्य विहीन व्यक्ति भी कहते हैं। राज्य विहीन व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति यानी स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन, अगर हम स्टेटलेस पर्सन्स की बात करते हैं तो ये इस श्रेणी में, देखिए ये इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है, जो अवैध प्रवासी होते हैं, जो राज्य विहीन। देखिए अवैध प्रवासी बताऊंगा, तो जो अवैध प्रवासी, जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध प्रवासी, तो बांग्लादेश तो उन्हें कतई स्वीकार करने को नहीं है ना, तो क्या हो गए, स्टेटलेस हो गए। मतलब कि जो व्यक्ति अवैध तरीके से कहीं रह रहा हो और कोई भी देश उसको स्वीकार ना कर रहा हो, ठीक है, कोई भी देश उसको स्वीकार न कर रहा हो एज अ सिटीजन, तो वह क्या हो गया, राज्य विहीन व्यक्ति हो गया। तो अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है। अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है। प्रवासियों को शामिल किया जाता है। इनको नागरिकता संबंधी जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें ना होने की वजह से इसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो नागरिकता संबंधी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें इनका कोई किसी प्रकार का नाम ना होने के चलते क्या हो जाता है, इनको स्टेटलेस घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब चौथा जो कैटेगरी है, ये चौथा कैटेगरी क्या है, रिफ्यूजी, शरणार्थी। ध्यान रखिएगा, शरणार्थी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जो शरणार्थी, रिफ्यूजी क्या है, देखिए अपने मूल देश से, ध्यान रखिएगा इसमें आपको अंतर करना है। स्टेटलेस, जो स्टेटलेस पर्सन्स हैं यानी अवैध प्रवासी, जिनका किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, नागरिकता संबंधी जो डॉक्यूमेंट है उनमें कोई नाम ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जो रिफ्यूजीज हैं, जो क्या है, शरणार्थी हैं, वो अपने मूल देश, ध्यान रखिएगा ये क्या है, वे अपने मूल देश से वर्ग, देखिए वर्ग यानी क्लास, नस्ल यानी रेस, नस्ल इसको रेस, भाषा लैंग्वेज, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर, राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्पीड़न यानी वर्ग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे, राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण
किसी प्रकार के डर के कारण भारत में शरण लेने वाला व्यक्ति या किसी दूसरे देश में शरण लेने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, शरणार्थी कहलाएगा। तो जैसे भारत की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कहीं वो अपने मूल देश से, उसका कोई भी देश हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कोई पाकिस्तान से आ जाए, बस उदाहरण फॉर एग्जांपल, तो उसका पाकिस्तान नहीं, चलिए हम मान लेते हैं म्यांमार मान लेते हैं, तो कोई म्यांमार से आ जाए और वो अपना मूल देश उसी का है, मूल देश म्यांमार है उसका, लेकिन अगर वो नस्ल के आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन के विभेद के आधार पे वो माइग्रेट कर जाए, क्या कर जाए, भय के कारण, मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, सामाजिक उत्पीड़न हो, तो इसके चलते वो दूसरे देश में क्या कर जाए, शरण मांग ले। ध्यान रखना, दूसरे देश में शरण मांग ले। अवैध प्रवासी से मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसको अवैध प्रवासी से मत जोड़ने लगिएगा, शरण मांग ले, शरण, ठीक है, तो वह शरणार्थी, रिफ्यूजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्यूजी कहलाएगा। तो आपको ये चीजें समझ आई और फिर हम अब स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 to 11 तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दो चीजें और भी बताने को हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि नागरिक और विदेशी, ये तो मैं बताया ना कि एलियंस कौन, जो विदेशी हैं, तो नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं, विदेशियों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा चलिए मैं बता देता हूँ। हम कोशिश करेंगे आज से वीडियो थोड़ा सा और लंबा बनाएंगे, ठीक है ना, आज से क्या करेंगे, लंबा बनाएंगे। तो जो भारतीय नागरिक को प्राप्त जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंडियंस को आप लिख देते हैं, इंडियंस को जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, और दूसरा एलियंस, दूसरे क्या हैं, एलियंस, ठीक है ना, इंडियंस और एलियंस। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आर्टिकल इंडियंस को, ठीक है, देखिए आर्टिकल 15 ये मात्र इंडियंस को, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, इसमें से ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी इंडियंस को प्राप्त हैं जो एलियंस को हैं, लेकिन ये एलियंस को प्राप्त नहीं है, तो ये मात्र इंडियन को प्राप्त हैं। ऐसा नहीं करिएगा कि मात्र इतने ही फंडामेंटल राइट्स इंडियन को, ऐसा नहीं है, इंडियंस को सारे फंडामेंटल राइट्स एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, लेकिन कौन से एलियंस को नहीं प्राप्त हैं। तो देखिए जैसे 15 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये सभी फंडामेंटल राइट्स 15, एक मिनट हम मार्कर जरा चेंज कर लेते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये मात्र इंडियंस को। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा 15 के अंतर्गत क्या है, 16 के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन बस अभी यहाँ देख लीजिए। इसमें से अगर एलियंस की बात करें, जो विदेशियों को प्राप्त जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें से आर्टिकल 14 मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या, आर्टिकल 14, इसके बाद 20 के बाद 21 के बाद 21A एजुकेशन वाला है ना, फिर 22, 23 और 23 के बाद 24, 25, 26, 27 और 28, ये सभी विदेशियों को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी फंडामेंटल राइट्स ये क्या हैं, विदेशियों को प्राप्त हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं, इन सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारा आर्टिकल जो सिटीजनशिप है वो क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा आप देखें, ओके। आज से हम क्या कोशिश करेंगे कि पूरा सिटीजनशिप कंप्लीट करके और फिर हम जो अगला हमारा न्यू चैप्टर होगा फंडामेंटल राइट्स, उसमें आगे पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कुछ तो बोलता होगा, ये क्या बोलता है, ये कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है, संविधान के प्रारंभ पे, यानी क्या है, ये क्या बोलता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। अब संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता की बात, जरा इसको एक मिनट जरा सुनिएगा कि संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता की बात का क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसमें से हम सारी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें से जो पार्लियामेंट के कुछ लॉ हैं,
जो संसद के अधिनियम है, तो जो नागरिकता है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो जो पहला हमारा है आर्टिकल 5, वो क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के प्रावधान की बात करता है। वहीं आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, ध्यान रखिएगा, पाक से, कहां से, पाक से, कहां, भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, व्यक्तियों के लिए ध्यान रखिएगा, पाक से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता की बात आर्टिकल 6 करता है, ठीक है। वहीं 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार, जो पाक को प्रव्रजन किए हैं, यहां से है और यहां, तो पाक को प्रव्रजन करने वाले, पाक को प्रव्रजन करने वाले, प्रव्रजन करने वाले, पाक को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, क्या, कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले, जो भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, भारतीय, इंडियन ओरिजिन, तो भारतीय उद्भव, भारतीय उद्भव, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 8 तक मैंने बताया। अब आर्टिकल 9 और 10 देख लीजिए, ये आर्टिकल 9, 10 और 11 क्या है, ठीक है, जरा इसके बारे में। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। जो अनुच्छेद 9 है, आर्टिकल 9 है, ये क्या बोलता है, कहता है किसी, अगर जैसे विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, अगर कोई भी व्यक्ति विदेशों की नागरिकता को क्या करता है, स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित करना, तो अपने आप भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, स्वेच्छा से अर्जित करना, ठीक है। ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है। 10वां नंबर, जैसे 10वें नंबर में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना, ठीक है। वही आर्टिकल 11 क्या बात करता है, इस संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, ठीक है, विधि द्वारा विनियमन। तो ये तो आपने सभी आर्टिकल देखे। अब जो भी इसमें संवैधानिक उपबंध होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो मैंने बताया कि भैया जो नागरिकता से संबंधित संविधान के भाग 2 के साथ डील करी जाती है और आर्टिकल 5 to 11 इसके साथ क्या करता है, डील करता है। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, ठीक है ना। इसमें जो कल एक और लेक्चर लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें से आपको मैं NRI बताऊंगा, NRI के साथ साथ इसमें से जो देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से OCI भी बताऊंगा, PIO बताऊंगा, और ये सब इसका मर्जर भी बताऊंगा, और कुछ अधिनियम के बारे में। 2 अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक 1955 और ये 2015 और 19 वाला जो लेटेस्ट है। तो इनके बारे में हम डिटेल से कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आपका BPSC बिहार PCS का भी जो भी क्लासेस हैं, GS अभी स्टार्ट हो चुकी है, और उसके लिए बाकी, हाँ, आज मैं कोशिश करूंगा कि डेली हर हाल में 2 वीडियो, एक इंडियन इकोनॉमी का और ये पॉलिटी तो हमारा चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी भी चल रहा है।